अमित शुक्ला आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था और ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों में अंतर भी हमने देखा था। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो हमने कल अंतर पढ़ा, पिछली कक्षा में जो अंतर पढ़ा उसमें हमने मुख्य रूप से एक जो अंतर पढ़ा था वो था अवस्था, है ना। जो अवस्था का मतलब ये है कि कौन किस अवस्था में पाया जाता है। तो हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, आभासीय छद्म होता है। तो जो वास्तविक जो ठोस होता है और जो आभासीय छद्म होता है उसके आधार पर हमारे सिलेबस में या हमें सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करना है, क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो आभासीय छद्म होता है, इसलिए हमको उसका अध्ययन नहीं करना है, हमें सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करना है। तो आज के हम इस क्लास में देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम सहसंयोजक ठोस की अगर बात करें तो सहसंयोजक जो ठोस है उसके विशेषता के बारे में हमें देखना है और आणविक ठोस की विशेषता के बारे में भी अध्ययन करना है। धात्विक ठोस और आयनिक ठोस जितने भी ठोस हैं इन सब की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो इनके विशेषताओं का अध्ययन करने का जो तरीका है उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसके एग्जाम्पल को स्टडी कर लें, आप उसके एग्जाम्पल को जान जाएं। अगर आप एग्जाम्पल जानते हैं तो आपको इनके जो विशेषताएं हैं उसको लिखना या उसको जानना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं सहसंयोजक ठोस की, तो सहसंयोजक ठोस की अगर हम बात करें तो सहसंयोजक ठोस का जो एग्जाम्पल है वो है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। तो जो हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका है इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये किससे बना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि किससे बना होता है, तो ये धातुओं से बने, ये किससे बने होते हैं, परमाणुओं से, है ना। जो हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका ये परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये ठोस परमाणुओं से बने होते हैं और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जब परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु। और जब अणु बन जाएगा तो अणुओं के मध्य अंतर आणविक सहसंयोजक बंध होता है। अणुओं के मध्य कैसे बंध होता है, अंतर आणविक सहसंयोजक बंध होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको हो जाएगा कि जब ये परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनाएंगे, तो जो अणुओं के मध्य अंतर आणविक सहसंयोजक बंध होता है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि जब ये सहसंयोजक ठोस है, जब ये हीरा और ग्रेफाइट हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है ना। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया है, पढ़ा है कि हीरा और ग्रेफाइट का जो गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। उसके बाद इसके हम विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालकता की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। और जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, अपवाद होता है। तो मेनली हमें जो इसकी विशेषता की बात करनी है तो आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखना ताकि आप लोग जितने भी आपको इसके जो प्रकार हैं उसके अगर विशेषता लिखनी है तो आप सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल आपके दिमाग में रहना चाहिए, एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। और एग्जांपल अगर आपको याद है तो आपको मुख्य रूप से 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा कि किनसे मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये जिनसे मिलकर बने होते हैं उनके मध्य बंध कैसा होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा किनसे मिलकर बने होते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा बंध, किस बंध से ये जुड़े होते हैं, आपस में जो जुड़ते हैं तो बंध हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इनका गलनांक और क्वथनांक और चौथा पॉइंट हो जाएगा विद्युत चालकता। ये 4 पॉइंट पर, क्योंकि जो 12th में आपका जो क्वेश्चन आता है वो मुख्य रूप से 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 नंबर के क्वेश्चन में हम अगर इसमें 4 पॉइंट लिख देते हैं, है ना, विथ एग्जांपल, तो ये सफिशिएंट हो जाता है। वैसे अगर हम विशेषता की बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, 5, 6, 7, 10, जितना आप विशेषता बनाना चाहें उतनी विशेषताएं बन सकती हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से यहाँ पर 4 विशेषता पर हम फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये किससे मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इनके मध्य बंध कैसा होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है। और चौथा पॉइंट है विद्युत के ये सुचालक है या कुचालक, विद्युत चालकता कैसी होती है। अब इन्हीं चारों पॉइंट के आधार पर हम आणविक ठोस की बात करते हैं। तो जब आणविक ठोस की हम बात करेंगे तो आणविक ठोस के एग्जाम्पल पर हम चर्चा कर लेंगे, बर्फ और आयोडीन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, नेफ्थेलिन है, बहुत सारे, है ना। तो मुख्य रूप से हम आयोडीन और बर्फ की अगर हम बात करें तो बर्फ और आयोडीन में ये किनसे मिलकर बने होंगे, है ना। बर्फ और आयोडीन किससे मिलकर बने होंगे, तो ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। पहला पॉइंट कैसे हो जाएंगे, अणुओं से मिलकर बने होते हैं।
और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इनके मध्य बंध कैसा होता है। तो इनके मध्य जो बंध होता है वो दुर्बल वांडरवाल बंध होता है ना। कौन सा बंध होता है? दुर्बल वांडरवाल बल। तो ये दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, गलनांक व कथनांक की अगर बात करें तो हम जानते हैं बर्फ और आयोडीन की अगर हम देखें तो गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, है ना। गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। उसके बाद विद्युत की चालकता की अगर हम बात करें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, या इनका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम धात्विक ठोस की बात करें, अगर धात्विक ठोस को देखें तो धात्विक ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जितने भी धातु हैं वो सारे धातु धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, है ना। तो धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में आपको आयरन, सिल्वर, गोल्ड जितने भी धातु में आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि किनसे मिलकर बने होते हैं? तो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके मध्य बंध कैसा होता है? तो प्रबल धात्विक बंध। कौन सा बंध होता है? प्रबल धात्विक बंध। तीसरा पॉइंट, गलनांक और कथनांक। तो गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, और अगर आप चाहें तो अति उच्च होते हैं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गलनांक और कथनांक आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब का, पीतल है, एल्युमिनियम है, सबका जो गलनांक और कथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। उसके बाद विद्युत की अगर चालकता की बात करें तो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धातुओं की, तो एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये तन्य होते हैं। तन्य मतलब इनमें जब इसको पीटेंगे किसी चीज से, है ना, या हथौड़ी से पीट रहे हैं तो ये फैलते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। उसके अलावा आघात वर्धनी होते हैं, आघात को सह सकते हैं, इजीली टूटते नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें और भी आप गुण ऐड कर सकते हैं, क्योंकि धातुओं के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो धातुओं में आप गुण ऐड कर सकते हो, जैसे कि इनमें धात्विक चमक पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप बहुत सारे गुण और भी ऐड इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना पॉइंट आपको लिखने कहा गया है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस में आयंस मुख्यतः याद रखना है, जैसे NaCl, NaNO3, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे AgCl, CHCl, बहुत सारे आयंस हैं। तो आयनिक ठोस किससे बने होते हैं? पहला पॉइंट हो जाएगा। तो आयनिक ठोस किससे बने होते हैं? आयनों से, है ना। पहला पॉइंट हो जाएगा आयनिक ठोस किससे बने होते हैं? आयनों से। दूसरा पॉइंट, प्रबल आयनिक बंध से जुड़े होते हैं, है ना। किससे जुड़े होते हैं? प्रबल आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध से जुड़े होते हैं, लिखेंगे तो भी चलेगा। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी लिख सकते हैं या प्रबल आयनिक बंध लिख सकते हैं। उसके बाद गलनांक और कथनांक। तो NaCl, NaNO3 इनका गलनांक कथनांक कंपेयर देन कम होता है धात्विक ठोस की तुलना में। और उसके बाद हम इसके विद्युत चालकता की बात करें तो जो आयंस हैं वो ठोस अवस्था में, जैसे NaCl, CHCl, AgCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन द्रवीय अवस्था या गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने देखा, प्रकार के बारे में, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस। और मैंने आपको बताया कि हमको मुख्यतः सबसे पहले एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में रहा तो एग्जाम में इसकी विशेषता लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। और उसके बाद आपको मुख्यतः 4 पॉइंट याद रखना है कि किनसे मिलकर बने होते हैं, इनके बीच बंध कैसा होता है, विद्युत के चालकता है, तो चालकता में कुचालक है या सुचालक है, और उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका गलनांक और कथनांक कैसा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं कि क्या आपको एग्जाम्पल याद है। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो ये सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार तो हो गया। अब इसके बाद जब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की हम बात करते हैं तो आपस में ये जुड़ते हैं, है ना। विभिन्न क्रिस्टलीय जब अवयवी कण जब आपस में जुड़ेंगे, अवयवी कण से मतलब है यहाँ पे अणु, परमाणु और आयन। अवयवी कण से मतलब किस चीज का? अणु, परमाणु और आयन। तो जब अणु, परमाणु और आयन आपस में जुड़ते हैं तो एक पैकेजिंग संरचना, है ना, एक पैकेजिंग संरचना बनाते हैं, एक जुड़ी हुई संरचना बनाते हैं। इसको संस्कुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कुलन। इसको संस्कुलन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में पैकेजिंग कहा जाता है, आपस में पैकिंग होना। तो पैकेजिंग होने के लिए हमें 2 इकाइयों की जरूरत पड़ती है ना। हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। मतलब क्रिस्टल जालक एक प्रकार से त्रिविम संरचना है, विभिन्न क्रिस्टलों से बनी हुई एक त्रिविम संरचना, और उसकी एक छोटी सी जो इकाई होती है उसे कहते हैं यूनिट सेल, है ना। जिस क्रिस्टल जालक की उस छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो इसके परिभाषा पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन दोनों को पूछा भी गया है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसके लिए भी आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ।
यूनिट सेल के लिए आप जैसे एक घर को ले लीजिए, एक घर या उसका एक दीवार ले लीजिए और दीवार का एक छोटा सा ईंट ले लीजिए। तो जैसे ईंट से एक दीवार बनता है, दीवार से घर बनता है, वैसे ही यूनिट सेल क्या है, किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम, जैसे क्रिस्टल जालक है तो इसकी सूक्ष्मतम इकाइयों को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार इसको रखते जाएंगे, पुनरावृत्ति करते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? तो किसी यूनिट मतलब किसी क्रिस्टल यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति से बनी हुई त्रिविम संरचना, है ना। किसी यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति से बनी हुई त्रिविम संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। और यूनिट सेल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, मतलब क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल से बनी हुई बड़ी जो इकाई है, जो बड़ा मतलब जो संरचना है, त्रिविम संरचना, उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक। तो इस प्रकार से आप आज के सिलेबस में हम देखेंगे क्रिस्टल जालक का प्रकार, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार और यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक। आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और आज के क्लास में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसका नोट्स भी बनाते रहें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, तो आपको पर्सनल नंबर में नोट्स भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और सबसे खास बात यह कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि आपको विभिन्न और भी जो एप्स हैं, वेबएक्स, गूगल मीट्स और गूगल क्लासरूम के माध्यम से, और जो यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, और बाकी विषयों का भी आपको